Hello students, today I am starting a new chapter of Democratic Politics first of class ninth. The chapter is Constitutional Design. It is the second chapter of this part, यानी इस पार्ट का ये दूसरा चैप्टर है. दैट इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संविधान निर्माण. In this chapter, firstly, we understand about the democratic constitution in साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार के विषय में हम अध्ययन करेंगे. In this connection, firstly, we understand about the apartheid. Means पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अपार्थाइड क्या है. अपार्थाइड is a system of racial discrimination unique to the South Africa imposed by white Europeans. अपार्थाइड को हिंदी में बोलते हैं रंग भेद. रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई जाती है. ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with the arms and force and become the local rulers. 17th और 18th सेंचुरी में ट्रेडिंग कंपनी के बहाने ये लोग आए थे यूरोप. ऑक्युपाइड इट द विथ आर्म्स एंड फोर्स, यानी यूरोप ये लोग ट्रेडिंग कंपनी के बहाने वहाँ उस देश में यानी साउथ अफ्रीका में प्रवेश किए और वहाँ पर इन लोगों ने अपने लोकल रूलर्स यानी स्थानीय अपनी शासन चलाया, अपनी शासन स्थापित कर लिया और अपनी फोर्स यानी आर्मी भी बना लिया. द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड इन द पीपल्स एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. यानी जो अपार्थाइड का जो सिस्टम था वो लोगों को कैसे डिवाइड करता था, दे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, यानी स्किन कलर से ये उनको डिवाइड करते थे. द वाइट रूलर्स ट्रीटेड एज द नॉन वाइट एज इन्फीरियर्स, यानी जो वाइट रूलर्स थे वो नॉन वाइट यानी अश्वेत लोगों को इन्फीरियर यानी अपने से नीच तुच्छ समझते थे. द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट एंड वर फॉरबिडन फ्रॉम द लिविंग इन द वाइट एरियाज, यानी नॉन वाइट यानी अश्वेत लोग को वोटिंग राइट नहीं था. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम द लिविंग इन वाइट एरियाज, यानी उन जो वाइट एरियाज थे वहाँ पर वो लोग नहीं रह सकते थे. द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम फ्रॉम इन 1950, यानी ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम फ्रॉम 1950, यानी यहाँ ब्लैक यानी जो वाइट नहीं थे यानी जो सफ़ेद नहीं थे, श्वेत नहीं थे यानी अश्वेत लोगों के लिए. कलर वर्ड इज आल्सो यूज फॉर द मिक्स ऑफ द विच आर बिलोंग टू मिक्स अप ऑफ द ब्लैक एंड वाइट, जो ब्लैक और वाइट से मिक्स करके बने थे यानी आए थे वो उनके नाम था कलर के नाम से. एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, यानी इन सब लोगों ने कौन कौन लोगों ने, ब्लैक, अश्वेत, कलर्ड और इंडियन जो भारत के लोग वहाँ जा गए थे, ये तीन लोगों ने अपार्थाइड सिस्टम के साथ लड़ाई लड़ना आरंभ किया फ्रॉम 1950. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, इसका शॉर्ट में नाम है ANC, was umbrellas organized that led the struggle against the policies of the segregation, यानी जो ये पॉलिसी सेग्रेगेशन की, अलगाव की जो पॉलिसी चल रही थी, जो उनको अलग करने की पॉलिसी चल रही थी, राजनीति चल रही थी, इनके पीछे लड़ाई किसने छेड़ा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC ने. ये सब लोग इस ANC के साथ एक साथ इकट्ठा होकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इनके खिलाफ लड़ाई छेड़ा. नेल्सन मंडेला वाज वन ऑफ द लीडर एमंग द 8 who were tried to treason by the white South African government. नेशनल मंडेला भी उन इसी के एक पार्ट थे, यानी वो भी अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे
और वो भी उन 8 लोगों में से था जिनको पकड़ करके उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी। कौन? वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, जो सफ़ेद यानी श्वेत अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन लोगों ने दे दिया था। दे वर सेंटेंस्ड टू द लाइफ, यानी उन्हें उम्र कैद की सज़ा। इम्प्रिजनमेंट इन 1964, यानी उन्हें 1964 में उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। डेयरिंग अपोज द अपार्थाइड रेजीम द कंट्री, यानी अपार्थाइड का विरोध करने के कारण उनको ये सज़ा सुनाई गई थी। गिवन राइज टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अब नए संविधान की ओर साउथ अफ्रीका कैसे बढ़ता है इसके बारे में हम जानेंगे। आई द प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट द अपार्थाइड इंक्रीज्ड, द ब्लैक कुड नो लॉन्गर बी केप्ट अंडर द रूल ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द रिप्रेशन, यानी अब बहुत लंबे समय तक इन गोरे लोगों की, श्वेत लोगों की शासन नहीं चल पाया। अब लोगों का प्रोटेस्ट और स्ट्रगल बढ़ने लगा था अपार्थाइड के खिलाफ। द वाइट regime changed its policies, discriminatory laws were repealed। अब वाइट लोग जो सफ़ेद लोग थे, श्वेत लोग थे, वो अब शासन में यानी पॉलिसी में चेंज करना शुरू कर दिए थे। जो उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने वाली पॉलिसीज़ थी, ब्लैक्स यानी श्वेत लोगों से अलग करने वाली, उसमें उन्होंने सुधार करना शुरू कर दिया था। बैन ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडियाज वर लिफ्टेड, अब जो बैन उन लोगों ने मीडिया पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे लगा रखे थे, उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया था। नेल्सन मंडेला वाज रिलीज्ड ऑफ द 28 ईयर ऑन द रॉबन आइसलैंड प्रिजन, यानी रॉबन द्वीप में 28 साल तक कैद रहने के बाद उनको वहाँ से छोड़ा गया। किसको छोड़ा गया? नेल्सन मंडेला। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड ऑन द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, यानी 26 अप्रैल 1994 को उनको अपार्थाइड से छुटकारा मिला। पेविंग वे ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, और एक मल्टी यानी सभी जातियों की मिक्स ली जुली सरकार एक बनाने का प्रयास किया गया, बनाई गई। फॉलोइंग द emergence of the new democratic South Africa, the party that ruled through the oppression and brutal killing, and the party that led the freedom struggles sat together to the two draw of the common constitution, यानी इस कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को अब सिर्फ उन्हीं लोगों ने नहीं बनाया जिन लोगों ने स्ट्रगल किया या अपोज किया, बल्कि उसमें उन सभी जो उनके ऑपरेसर्स थे, यानी जो जो उनको दमनकारी शासक थे, यानी जो श्वेत लोग थे, वाइट लोग थे, ब्रूटल किलिंग यानी जो नृशंस हत्याएं करने वाले लोग थे, वो लोग भी शामिल थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इस संविधान को बनाने में। यानी इसमें दमनकारी शासक और दमन के खिलाफ लड़ने वाले दोनों लोग बैठ करके इस संविधान का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन द कंट्री, यानी वो अपने यहाँ उन सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देना चाहते थे जो उपलब्ध हो सके, यानी एक देश में जितना ज़्यादा अधिकार उपलब्ध हो सकते हैं वो सारे अधिकार सिटीजन्स को देना चाहते थे। Together they decided that the search of the solution to the problems nobody should be excluded। अब वो इस तरीके के सॉल्यूशंस यानी समस्याओं का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे थे जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने आप को एक्सक्लूडेड यानी अलग थलग ना महसूस कर सके, सबको लगे कि ये हमारी सरकार है, हमारा संविधान है। वाई डू वी नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, अब सबसे पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन इस संविधान की आवश्यकता ही क्यों है। सबसे पहले अगर हम ये नहीं समझेंगे तब हमको कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझने में सहायता नहीं मिलेगी। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द साउथ अफ्रीका टू सी वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशंस डू, यानी हम जैसे भी साउथ अफ्रीका में हमने देख रहे थे कि कैसे अपार्थाइड के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उनको अलग व्यवहार किया जा रहा था, कैसे उनको अलग थलग रखा जा रहा था। तो इससे हमको पता चलता है कि अफ्रीका टू सी वाई वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इससे हम देख सकते हैं कि हमको संविधान की क्यों असर, अगर वहाँ पर ये संविधान होता पहले से, ऐसे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती तो इतनी सारी समस्या वहाँ क्यों खड़ी होती। एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशंस डू,
और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है। टू ऑपरेसर्स एंड ऑपरेस्ड वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एंड इक्वल इन द न्यू डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे ऑपरेसर्स यानी दमन करने वाले और ऑपरेस्ड जो जो उसके शिकार थे उन लोगों के, वो सब लोग एक साथ बैठ करके एक इक्वल इन द न्यू डेमोक्रेसी और एक नई डेमोक्रेसी की रचना कर रहे थे, रचना किए। ईच सेक्शंस वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट एंड वांटेड टू सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, यानी सभी को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, सबको सामाजिक और आर्थिक अधिकार बराबर मिले। इस चीज़ की व्यवस्था नए संविधान में की जा रही थी। By the negotiations, both parties came to be compromise. The white agreed to be principle of the majority rules and that of the one person one vote. यानी दोनों पक्ष के लोग यानी दोनों तरफ के लोग ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थे। द वाइट एग्रीड टू बी प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल्स, यानी वो लोग मेजॉरिटी रूल्स को मानने के लिए, वाइट लोग यानी श्वेत लोग उस मेजॉरिटी रूल को मानने के लिए तैयार हो गए थे, एग्री हो गए थे। दैट द वन पर्सन वन वोट, यानी अब सब लोगों को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया जा चुका था। दे आल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर द पुअर्स एंड वर्कर्स। The black agreed the majority rule would not be absolute and that the majority would not be take away the property and white minority, यानी जो वाइट लोग वहाँ माइनॉरिटी में थे, कम थे, अल्पसंख्यक में थे, उन लोगों को डर था कहीं ऐसा ना हो कि ये मेजॉरिटी के लोग यानी ये अश्वेत लोग हमारी प्रॉपर्टी हड़प लें या हमारी सारी चीज़ें ले लें, इनको इस चीज़ का भी डर था। हाउ वाज द कंप्रोमाइज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, इस प्रकार हम देखते हैं कैसे उस सब चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके इनको इम्प्लीमेंट किया गया। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन द सच सिचुएशन वाज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अवॉइड बाई, यानी इस प्रकार ऐसी सिचुएशन में कुछ रूल लिखे गए और ऑफ द गेम दैट एवरी वन वुड वेयर, जिनको सभी लोगों को पालन करना था। दीज सुप्रीम रूल्स दैट नो गवर्नमेंट वुड बी एबल टू इग्नोर और कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो सुप्रीम रूल थे जिनको कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती थी, कोई उनको कम नहीं कर सकती, कोई उनको चेंज नहीं कर सकती थी। ये संविधान में इन सब चीज़ों को लिखा गया। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम आते हैं, अभी तक तो हमने देखा कि एक संवैधानिक सरकार साउथ अफ्रीका में कैसे विकास की, यानी कैसे विकसित हुई, एक संविधान की तरफ, डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ साउथ अफ्रीका कैसे गया। अब हम इंडिया में आते हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन ऑफ द अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, यानी जिस समय भारतीय संविधान की रचना हो रही थी, की जा रही थी, उस समय इंडिया की बहुत डिफ़िकल्ट कठिन परिस्थितियाँ थी। द कंट्री वाज बॉर्न फ्रॉम द पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस डिफरेंस एंड वाज ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल इन इंडिया एंड पाकिस्तान। उस समय भारत और पाकिस्तान का एक दर्दनाक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, दर्दनाक अनुभव सब लोग देख रहे थे, यानी रिलीजन के आधार पे जो बंटवारा हो रहा था, इससे बहुत सारी क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस खड़े हो रहे थे, यानी बहुत सारी कठिन परिस्थितियां हम लोगों के सामने थी। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विथ इंडिया और विथ पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ब्रिटिश रूलर्स ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो भी प्रिंसली यानी जो भी रजवाड़े हैं उनको छूट दे दिया कि दे विल बी आल्सो मर्ज इन इंडिया और विथ पाकिस्तान, यानी वो या तो इंडिया के साथ मिल सकते हैं या पाकिस्तान से, और रिमेन इंडिपेंडेंट या अपने आप को स्वतंत्र बना करके भी रख सकते थे, यानी इतनी सारी इनको छूट दे दी गई थी। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वाज डिफिकल्ट एंड सर्टेन टास्क। इस प्रकार ये जो प्रिंसली रजवाड़े थे, इन सब को मर्जिंग करना एक बहुत बड़ा उस समय टास्क था, बहुत मुश्किल काम था। When the constitutional was being written, the further of the country did not look as secure as it today. आज जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, उस समय आज के जैसे हमारे कंट्री का भविष्य नहीं था जो इस समय है।
every country has diverse group of the people. All over world people have differences of the opinion and interests. The constitution is the supreme law that determine the relationship among the people living in the territory, and also the relation between the people and government. Find what constitution do below. यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया का कोई भी कंट्री हो, सभी में डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेज ऑफ द ओपिनियन एंड, और सभी लोगों के अलग अलग डिफरेंस ओपिनियन होंगे, इंटरेस्ट होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशन एमंग द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी एंड ऑल्सो रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। इस प्रकार संविधान क्या व्याख्या करता है, ये वहाँ के रहने वाले लोग यानी सिटीजन, नागरिक और सरकार के मध्य रिलेशन को डिफाइन करता है। अभी कैसे डिफाइन करता है? फर्स्ट, इट जनरेट द डिग्री ऑफ ट्रस्ट दैट इज़ नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव टुगेदर। यानी ये संविधान उन लोगों के बीच में एक ट्रस्ट यानी विश्वास का माहौल पैदा करता है जिससे वो सब लोग एक साथ रह सकें। लिव, पीपल टू लिव टुगेदर, सब लोग एक साथ रह सकें। सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ टू गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन। यानी ये भी बताता है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूटेड होगी, गवर्नमेंट का कैसे निर्माण होगा, हु विल बी हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, और किसके हाथ में पावर होगी और कौन निर्णय लेगा, इस चीज़ को भी संविधान बताता है। एंड थर्ड, इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स द सिटीजन आर। ये भी बताता है कि उस जो पावर उनको दी गई है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, यानी सरकार की अपनी क्या सीमाएं हैं, इसको भी ये संविधान बताता है। एंड आल्सो टेल्स अस व्हाट राइट्स आर सिटीजन आर, और सिटीजन्स के यानी नागरिकों के क्या अधिकार हैं, इस चीज़ को भी वो बताता है। यहाँ पर वो अंकुश लगाता है। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग, यानी इस प्रकार संविधान एक अच्छे समाज का सृजन करता है, क्रिएट करता है, एक अच्छे समाज के अच्छा समाज का सृजन करता है। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सभी देशों के पास, सभी संवैधानिक देश जिनके पास संविधान हो वो डेमोक्रेटिक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है, उसके पास संविधान जरूर है। द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता, यानी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का विकास हुआ। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज for the makers of the Indian Constitution was that consensus about what democratic India should look like had already evolved during the freedom struggle। यानी इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा थी वो एक दिन में उसका विकास नहीं हुआ, इसका विकास ऑलरेडी इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी जो भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था उसी के समय से इसका विकास शुरू हो गया था। In 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted the Constitution in India। यानी 1928 में मोतीलाल नेहरू अन्य 8 कांग्रेस लीडर के साथ मिल करके उन्होंने रूपरेखा तैयार किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर इंडिया, इंडिया के संविधान की रूपरेखा तैयार किया था। एंड 1931 रिवोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द नेशनल इंडियन कांग्रेस dwelt ऑन द हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। यानी 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने यह पारित किया था कि स्वतंत्रता के बाद भारत के संवैधानिक स्थिति की रूपरेखा किस प्रकार होगी, इस चीज़ को भी उसने 1931 के कराची अधिवेशन में विकसित किया गया था। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड द फीचर्स सच एज यूनिवर्सल एडेड
franchisee, right to freedom and equality, and the protecting the rights of the minorities and Constitution of Independence India। यानी ये जो ऊपर दोनों चीज़ों को 1928 और 1931 वाली जो बातें हैं, इन सब में ये सब चीज़ों की समानता थी। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी यानी सभी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार, राइट टू द फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, इक्वालिटी समानता का अधिकार, एंड टू प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ माइनॉरिटी यानी माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्ट करने से संबंधित चीज़ों को पहले से ही रूपरेखा दी गई थी। वो इंडिपेंडेंट इंडिया यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सारी चीज़ें शामिल किया गया। दीज बेसिक वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड बाय द लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी जो उस समय संवैधानिक सभा बनी उसने इन बेसिक वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए काम किया। दैट इज़ वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम द कॉलोनीज लॉ लाइक द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 यानी उस समय जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो लॉज थे, रूल्स थे, उन सबको भी इन लोगों ने एक्सेप्ट करने की कोशिश किया, यानी उनको भी एज इट इज़ ले लिया गया। यानी 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था उसको भी संविधान में जगह दी गई। मेनी ऑफ द लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन द ब्रिटेन एंड द बिल राइट्स ऑफ द यूएस यानी यूएस का बिल राइट और ब्रिटेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी वहाँ की संसद के जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन सब चीज़ों से भी बहुत सारे हमारे इंडियंस लीडर प्रभावित थे। इन सब को भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जगह दी गई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रूपरेखा तैयार करने के लिए, एक जो ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली इलेक्टेड यानी एक इलेक्टेड चुने हुए प्रतिनिधियों के दल द्वारा ये काम किया गया। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे वो जुलाई 1946 में हुए थे एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946 यानी इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इनकी जो पहली मीटिंग है इट इज़ हेल्ड ऑन इन दिसंबर 1946 1946 में पहली मीटिंग हुई थी। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान और जल्द ही भारत दो राष्ट्रों में डिवाइड हो गया, बांट दिया गया। That is also known as the India and Pakistan, and Constituent Assembly was also divided into two Constituent Assembly of India and that is Pakistan। इस प्रकार संवैधानिक सभाएं भी दो भागों में बट गई। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members यानी इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संवैधानिक सभा थी, इसमें 299 मेंबर थे, सदस्य थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 26 नवंबर 1949 बट इट केम इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 यानी संवैधानिक सभा ने अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो काम था 26 जनवरी 1949 को पूर्ण कर लिया था और ये पूर्णतया जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। टू मार्क दिस वे दैट सेलिब्रेटेड जनवरी 25 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हम प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वाई शुड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाई द असेंबली मोर देन 6 डिकेड एगो। अब यहाँ एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आज से छः दशक पहले जो संविधान बना हो उसको हम क्यों एक्सेप्ट करें। तो इसका आंसर हमको नेक्स्ट स्लाइड में मिलता है। The Constitution does not reflect the views of members alone. It expresses the board's consensus of this time. यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, ये उस समय सिर्फ जो वहाँ के मेंबर थे ये उनके व्यूज़ नहीं थे। इट एक्सप्रेस द बोर्ड ऑफ कॉन्सेंस ऑफ इस टाइम यानी उस समय की जो मांग थी, जो सिचुएशन, उन सारी चीज़ों को आम सहमति से शामिल किया गया था। द सेकेंड रीजन्स for the accepting the constitutions that is that the Constituent Assembly
रिप्रेस्ड दैट द पीपल रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। यानी दूसरा जो रीजन है कि हम इसको क्यों फॉलो करें, यानी इसको क्यों माने। एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी इसको किसने तैयार किया था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्टेड असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा बनाया गया था। और वो किसको रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करते थे। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव sanctity to the constitution. The constituent assembly work in the systematic, open and consensual manner। यानी इस प्रकार हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, ओपन यानी उसकी सारी चीज़ें खुली हुई थी, सब कुछ खुले हुए तरीके से, कन्वेंशनल आम सहमति पर आधारित सारी चीज़ें, कंसेंसुअल यानी आम सहमति पर आधारित सारी चीज़ें थीं। First, some basic principles were decided and agreed upon. Then, a drafting committee chairman, Dr. B.R. Ambedkar, prepared the draft constitution for the discussion. यानी जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, प्रिपेयर ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। यानी उन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो एक डिस्कशन से तैयार किया था। सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यानी बहुत हज़ारों बार उन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया गया, उन पे आम सहमति बनाई गई, तब जाके इस ड्राफ्टिंग तैयार की गई। क्लॉज बाई क्लॉज यानी एक एक क्लॉज पे बहुत सारे डिस्कशन हुए। मोर देन 200 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर। यानी 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट इसमें कंसीडर किए गए। एवरी डॉक्यूमेंट्स वाज प्रेजेंटेड एंड एवरी वुड बी स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। यानी इस एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो भी कार्रवाई थी, जो भी डिस्कशन था, जो भी चीज़ें आम सहमति से बनाई गई थी, उन सबको रिकॉर्डेड किया गया और उनको प्रिजर्व सुरक्षित रखा गया है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इनका नाम क्या दिया गया जो रिजर्व करके चीज़ें रखी गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। गाइडिंग वैल्यूज़ फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The first, understand the overall philosophy of what our constitution all about. Read the views of some our major leaders on our constitution and read what the constitution says about the own philosophy। यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में का दर्शन क्या है, यानी उसकी फिलॉसफी क्या है, इसको समझने के लिए हमको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। नंबर 1, रीड द व्यूज़ ऑफ सम आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी जो भी हमारे बड़े नेता थे जो कॉन्स्टिट्यूशन से शामिल थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में शामिल थे, उनके व्यूज़ को हमको सबको समझना पड़ेगा। नंबर 2, अगर या और दूसरी तरीके से भी हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को भी जानकर, यानी इन दो चीज़ों से हम उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को समझ सकते हैं। द ड्रीम एंड द प्रोमिसेस। क्या हम लोगों की ड्रीम थी और क्या वादे किए गए थे, इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड द विजन ऑफ महात्मा गांधी। यानी बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स थे या स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे लोग कांग्रेस के बहुत सारे लोग महात्मा गांधी को फॉलो करते थे। दिस ड्रीम एंड इंडिया दैट हैड एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय द अम्बेडकर who played a key role in the making of the constitution, but his vision reviewing the inequality from India's were different from Gandhi ji। The dream यानी जैसे भारत में सपनों के भारत में, यानी जो एक ड्रीम था हमारा, उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये थी इनइक्वालिटी, यानी असमानता को ख़त्म करना, इलिमिनेट करना। तो इस इलिमिनेशन में, इनइक्वालिटी के इलिमिनेशन में महात्मा गांधी, अंबेडकर जैसे सभी लोगों का एक ही विचार था कि इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है ख़त्म करने का विज़न अंबेडकर का अलग रहा हो, बट हिज विज़न रिमूविंग इक्वालिटी फॉर इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम। यानी गांधी जी से उनका विज़न अलग था इसको ख़त्म करने का। ये चीज़ें हम समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फिलॉसफीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको पहले हम समझ लें, उसका दर्शन क्या है। द वैल्यू ऑफ इंस्पायर्ड एंड गाइडेड फ्रीडम स्ट्रगल दैट वर टर्न नर्चर्ड बाई इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी
गिवन बिलो आर द वैल्यूज एम्बेडेड ऑन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भी उसकी फिलासफी थी, जो भी उसकी हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री यानी इंडिया की जो भी फिलासफी थी, इन सारी चीज़ों को प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना में उसके एम्बेडेड किया गया था, यानी सारी वैल्यूज़ को प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। लेट अस रीड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट, यानी अगर हम प्रस्तावना को देखते हैं, इंडिया भारत की प्रस्तावना को देखते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसमें सारी चीज़ों को मीनिंग यानी उनका अर्थ समझाया गया है। दिस इज़ द प्रीएम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम आसानी से देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। आपकी बुक में इंग्लिश की बुक में इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी की बुक में ये चीज़ हिंदी में भी दिया हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें जितने भी हैं एक एक लाइन एक एक वर्ड सब चीज़ का इस प्रस्तावना यानी इस प्रीएम्बल में सभी चीज़ों का मीनिंग है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व द constitute India into the sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of the status and opportunity and the promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity of the integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to the ourselves this Constitution. यानी इसमें जितने भी ये वर्ड आए हैं इन सभी वर्डों का हम एक एक करके उनका क्या मीनिंग है समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्टली वी टेक द वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, इसको कैसे डिफाइन किया गया, इसका क्या मीनिंग है, इसको पहले हम समझेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर representatives and not handed down to them by king or any outside powers, यानी भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें किया है या दिया है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत के जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये इसका चुनाव एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ था और उसने इसका बनाया था, ना कि इसको किसी राजा या बाहरी आदमी ने बनाया। नेक्स्ट इज द सॉवरेन। सॉवरेन का क्या मतलब होता है? सॉवरेन को हिंदी में बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। पीपुल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती, यानी इसी को हम बोलते हैं सॉवरेन। इसका मतलब हम लोग प्रभुत्व संपन्न हैं, कोई भी किसी के अधीन नहीं। सबसे बड़ी इसका मतलब यह है कि मेन मोटिव कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम अपने डिसीजन अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। वेल्थ इज generated socially and should be shared equally by society. The government should regulate the ownership of the land and industry to reduce the socio-economic inequalities. समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए।
सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं ना हो, यानी सामाजिक जो आर्थिक असमानता न हो, सबको बराबर अधिकार मिले, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट इज द सेकुलर। सिटीजन हैव कंप्लीट द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। सेकुलर मीन्स पंथ निरपेक्ष, यानी यहाँ के सभी नागरिकों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि फॉलो एनी रिलीजन, वो किसी भी धर्म को अनुयायी हो सकता है। बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, द गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद द इक्वल रिस्पेक्ट, यानी सभी लोग नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं, यानी भारत देश का, इस कंट्री का कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी मान्यताओं और आचरणों को सामान्य मान्यता देती है। नेक्स्ट इज द डेमोक्रेटिक। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपुल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, elect their rulers and hold them accountable, यानी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पर, यानी हमारे देश के रहने वाले सभी नागरिकों को सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, समान राजनीतिक अधिकार मिले। इलेक्ट देयर रूलर्स, हमारे जो रूलर्स है उनका चुनाव किया जाता है। होल्ड देम अकाउंटेबल, और वो सरकार के प्रति यानी और लोगों के प्रति अकाउंटेबल, उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं। यह सरकार के कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। द गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल, यानी यह सरकार कुछ बुनियादी बेसिक रूल्स हैं उनके अनुसार चलती है। रिपब्लिक, गणराज्य। द हेड ऑफ द स्टेट एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडेटरी पर्सन, इसका अर्थ है कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है, न कि किसी वंश या राज खानदान से होता है। इसीलिए हमारे देश को रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक कंट्री यानी गणराज्य, लोकतंत्रात्मक देश कहा जाता है। नेक्स्ट इज जस्टिस, न्याय। सिटीजन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड। द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर the welfare of all, especially of the disadvantaged group, यानी नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको एक समान अवसर दिया जाएगा, उनके कल्याण आदि सबको एक समान कल्याण के लिए अवसर दिए जाएंगे। गवर्नमेंट शुड नॉट वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी सबके कल्याण के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। स्पेशली फॉर डिसएडवांटेज, यानी जो डिसएडवांटेज समूह है उनके लिए वो स्पेशल अलग से कुछ काम करेगी। लिबर्टी। देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड the way they wish to follow up their thousands in action। नागरिकों को कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह से अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं लगाई जाती है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। द ट्रेडिशंस सोशल इनइक्वालिटीज हैव बी इंडेड। The government should ensure equal opportunity for all। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी, यानी सबको समान अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। ऑल ऑफ अस शुड behave as if we are member of the same family। No one should treat a fellow citizen
एज इन्फीरियर। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसा कि हम एक परिवार के सदस्य के जैसा करें, सदस्य से करते हैं। नो वन शुड ट्रीट फेलो सिटीजन फॉर इन्फीरियर। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना मारे, उनको इन्फीरियर ना समझे, नहीं उसको अपने से कम ना समझे। नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यानी संस्थाओं का स्वरूप क्या था, संस्थाएं किस रूप में थी, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। A constitution is not merely a statement of value and philosophy। यानी संविधान सिर्फ मूल और दर्शन ही बयान नहीं करता। It is mainly about embodying these values into the institutional arrangement। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने का भी कोशिश की गई है, यानी संविधान में इनको संस्थागत रूप देने की भी कोशिश की गई है। इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। देयरफॉर इट नीड टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप अपडेटेड। यानी इसमें लगातार बदलाव करने या इसे नया रूप देने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको अपडेटेड करते रह सकते हैं, इसको नया रूप दे सकते हैं। प्रोविजंस आर मेड इनकॉर्पोरेटेड चेंजेस नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी भारतीय संविधान में निर्माताओं को ऐसा लगा कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए, समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज कर सकते हैं, जिसको हम संविधान संशोधन कहते हैं। अगर ज़रूरत है तो उसमें आप चेंजेज कर सकते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, यानी संविधान संशोधन। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। लाइक एनी, यानी अगर हम किसी भी देश के संविधान की बात करें तो इसी तरीके से हमारे देश में भी हमारे देश के संविधान में भी ये बताया गया है, यहाँ भी एक प्रोसीजर है कि हम अपने देश का गवर्नर यानी शासक किससे चुने, किस प्रकार चुने, इसका संविधान में वर्णन है। इट्स डिफाइंड हु विल हैव हाउ मच पावर टू मेक विच डिसीजन। यानी इसमें इस संविधान में ये भी लिखा है कि उसे कितनी शक्ति मिलेगी, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और वो किस प्रकार का निर्णय लेगा। एंड इट्स पुट्स लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय द प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू सिटीजन्स दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। साथ ही संविधान नागरिकों में कुछ स्पष्ट अधिकार देने से सरकार के लिए भी एक रेखा तय करता है कि सरकार इसे आगे नहीं बढ़ा सकती है, यानी इसके अंदर ही उसको काम करना है और इन सब को वो वायलेटेड नहीं कर सकती है। ओके, इसके साथ ही ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।